बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक का दूसरा लेक्चर डिस्कस करना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ स्टेप्स को। सारे नहीं, यहाँ इस लेक्चर में हमने सिर्फ 3 स्टेप को डिस्कस करना है। सबसे पहले, जिस तरह कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एग बाहर आता है वो फर्टिलाइज एग होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जाइगोट उसमें होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यॉक की होती है, कुछ क्वांटिटी एल्ब्यूमिन की होती है, उसके इर्द गिर्द शेल होता है। और उसके बाद जो ही वो बाहर आता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो रुक जाता है। डेवलपमेंट का प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा? जब उसको 36 और 38 सेंटीग्रेड पर रखा जाएगा। अच्छा, जो ही उसको 36 और 38 पर रखा जाता है, जो जाइगोट है जो एग के अंदर मौजूद है, तो उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज है। तो जब जाइगोट बना और अंडे की शक्ल में बाहर आया और उसमें देयर इज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, तो उसमें जो माइटोटिक डिवीजन की वजह से जो नए सेल बन रहे हैं, उन इस माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज हो रही है। अब आमतौर पे एनिमल में क्लीवेज 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक को हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दोनों में क्या फ़र्क है? आमतौर पे जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है इसमें मुकम्मल सेल डिवाइड करता है और इस सेल के 2 हिस्से हो जाते हैं। लेकिन जो मीरोब्लास्टिक आप कह सकते हैं सेल डिवीजन है, ये आमतौर पे उन जाइगोट्स में हो रही होती है जिनमें यॉक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरी यॉक को डिवाइड करना मुश्किल है। तो इस वजह से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अब ये पूरा का पूरा सेल है और इसमें यॉक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो सेल की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो एक छोटे से पोर्शन में मौजूद होती। अब जिस तरह होलोब्लास्टिक में ये था कि पूरा सेल डिवाइड करें, तो यहाँ पूरा सेल डिवाइड करना चूँकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से जो सेल डिवीजन है वो इस छोटे से पोर्शन के अंदर होती है। तो ऐसी क्लीवेज को हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? डिस्क्वाइडल क्लीवेज। तो आप ये समझ लें कि हमारे पास जो एनिमल है इसके अंदर बहुत सारी यॉक मौजूद है। अब और यहाँ जो सेल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, अब ये सारा सेल है, लेकिन सेल के जो ज़्यादातर हिस्से यॉक, ये सिर्फ न्यूट्रिशन है जो सेल को आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करती है। यॉक साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, लेकिन आप कह सकते हैं जो बाकी चीज़ें साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं वो सारी की सारी इस डिस्क के अंदर मौजूद होती है। अब हमारे पास ये जो एग है इसको 2 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये जो एग है, एक वो पोर्शन है जिसकी तरफ डिस्क है, उसको कहा जाता है ये एनिमल पोल है, और इसके अपोजिट जो पोर्शन होता है एग का, ये जाइगोट का, वो वेजिटल पोल कहलाता है। अब ये चूंकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, इस वजह से आप कह सकते हैं जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो सिर्फ इस डिस्क के अंदर होगा, पूरे सेल में नहीं होगा। चूंकि आप ये समझ लें कि इस क्लीवेज के अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस एक डिस्क में हुआ है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये डिस्क्वाइडल क्लीवेज है। और ये डिस्क रखी कहाँ है? यॉक के ऊपर एनिमल पोल की तरफ रखी है। तो यही बात लिखी गई है, जो बर्ड्स का एग है उसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इज कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब है महदूद, कि जो क्लीवेज है या सेल डिवीजन है वो एक छोटी सी डिस्क में होती है और लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ यॉक, जो यॉक की सरफेस पे रखी है, और किस साइड पे रखी है? एनिमल पोल की तरफ रखी है। तो क्लीवेज का प्रोसेस जब होगा तो जाहिर बात है आप कह सकते हैं एक सेल को डिवाइड करने के लिए दरमियान में जो लाइन होती है जो सेल को डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। अब जो पहला फरो होगा वो हमेशा वर्टिकल होगा, लेकिन जो दूसरा फरो होगा वो भी वर्टिकल है, लेकिन उसके एंगल डिफरेंट है।
जैसे कि आपको ये जो डायग्राम है इसमें नज़र भी आ रहा होगा कि जो पहला फर्रो है वो वर्टिकल है, दूसरा भी वर्टिकल है लेकिन उसका एंगल क्या है, डिफरेंट है। तीसरा जो फर्रो है वो हॉरिजॉन्टल है। तीसरा जो लाइन है जो सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इस केस में डिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, इस हॉरिजॉन्टल क्लीवेज का फ़ायदा क्या होगा कि ये जो सेल हैं जो यॉक के साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल यॉक के साथ, ये यॉक से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट फ्रॉम यॉक, यानी उससे बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। रखे यॉक के ऊपर ही होंगे, उनके दरमियान में कोई गैप वगैरह नहीं होगा, रखे यॉक के ऊपर ही होंगे लेकिन यॉक से वो बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, यानी दो पोर्शन बन जाएंगे। दोनों पोर्शन एक दूसरे के साथ मिले तो होंगे लेकिन दोनों अलहदा अलहदा पोर्शन होंगे, सेपरेट फ्रॉम द यॉक। अच्छा, उसके बाद जो अगले फरोज हैं, चौथा, पांचवा, सो ऑन, वो फिर रैंडम है और जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं क्लीवेज फरो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में होते जाएंगे, सेल की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज फरो है क्या कि उस लाइन को कहा जाता है जो किसी सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो यहाँ जो डिस्क को डिवाइड कर रही है, पहला जो है वो वर्टिकल है, दूसरा वर्टिकल है, तीसरा हॉरिजॉन्टल है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से जो यॉक और जो सेल्स की लेयर्स हैं या सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, रहेंगे एक दूसरे के साथ अटैच, लेकिन वो दो पोर्शन अलहदा अलहदा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास क्लीवेज फर्रो हैं वो रैंडम होते हैं। रैंडम का क्या मतलब है कि उसके बाद फिर सेल्स की तादाद में इजाफा, कोई हम फर्रोज को एक प्रॉपर एंगल में डिफाइन नहीं करते। अच्छा, जिस वक्त ये वाली जो डिस्क है इसके अंदर जैसे 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हुए, उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल होगी तो ये जो 4 हैं वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह। तो उसके बाद फिर ये सेल डिवीजन रैंडम हो जाएगी। करते करते हमारे पास एक बॉल बनना शुरू हो जाएगी सेल्स की, ऐसे सेल्स की बॉल बनना शुरू हो जाएगी। और वो जो बॉल है वो रखी किसके ऊपर होगी, यॉक के ऊपर, यॉक के ऊपर रखी होगी। तो मोरूला बेसिकली मलबरी यानी शहतूत को कहा जाता है। तो इसमें जो सेल हैं ये इसी तरह नज़र आ रहे होते हैं जैसे एक शहतूत का छोटा सा पीस, उसके ऊपर जो मीठे मीठे आप कह सकते हैं छोटे छोटे वेजिकल्स हैं जो एक शहतूत के अंदर लगे होते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आते हैं, इस वजह से इसको मोरूला कहा जाता है। यानी जब सेल डिवाइड होना शुरू हुए, सेल डिवाइड होकर उन्होंने एक बॉल बना दी, वो जो बॉल है वो मोरूला कहलाता है और इसके अंदर कोई भी दरमियान में स्पेस नहीं होती। ये एक कॉम्पैक्ट बॉल है, एक सख्त किस्म की बॉल है जिसमें कोई कैविटी मौजूद नहीं है। तो राउंड होती गोल है। क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ ब्लास्टोमियर वो सेल होते हैं जो न्यू सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर न्यू सेल्स को कहा जाता है। अच्छा, ये जो डिस्क की तरह की मैस है ये 2 सेल थिक भी हो सकती है, 2 सेल लेयर थिक भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आमतौर पे इसमें जो सेल हैं वो इस तरह लेयर की शक्ल में होते हैं। ये जो अगर आप देखें यहाँ भी ने लेयर की शक्ल में ड्रा किए हैं। तो आमतौर पे ये जो सेल्स, और इन लेयर को हम ब्लास्टोडर्म का कहते हैं, इन लेयर को ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। तो कुछ में सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये आमतौर पे 2 ही बनती हैं, कुछ में ज़्यादा बन जाती हैं। ये सेल अरेंज होकर 2 लेयर बना देते हैं, कुछ में ये लेयर ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ये यॉक के साथ बिल्कुल अटैच होते, यॉक से अलहदा नहीं होते। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है, जो सेंटर में आमतौर पे सेल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जो किनारों पे जो सेल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। सेंटर ऑफ द, यानी आप कह सकते हैं ब्लास्टुला के अंदर जो दरमियान में सेल्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और जो पेरिफेरी किनारों पे जो सेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और फ्लैट एंड होते हैं। फ्लैट एंड का मतलब है कि वो, यहाँ तो मैंने रफली सा ड्रा किया है, फ्लैट एंड का मतलब होते हैं वो थोड़े से इस तरह चपटे होते हैं ऐसे, और जो मोरूला के दरमियान में सेल होते हैं वो इस तरह गोल होते हैं, ऐसे गोल होते हैं।
अच्छा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। अरेंजमेंट होके ये जो बॉल है ये आप कह सकते हैं ये फ्लैट होना शुरू हो जाती है, फ्लैट यानी इन शॉर्ट। और फिर क्या होता है कि ये यॉक से थोड़ा सा सेपरेट भी होना शुरू हो जाती है और दरमियान में एक खाली यॉक और इस लेयर ऑफ सेल्स के दरमियान में खाली जगह डिवेल्प होती है। जब वो खाली जगह डिवेल्प होती है तो इस स्टेज को हम कहते हैं ये ब्लास्टुला की स्टेज आती है। यानी अगर बॉल हो और वो यॉक के साथ चिपकी हुई हो तो इसको हम कहते हैं ये मोरूला की स्टेज है। लेकिन ब्लास्टुला में थोड़े से सेल क्या होना शुरू हो जाते हैं, अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि ये यॉक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं जो सेल्स हैं वो थोड़े से अरेंज होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। ये इस तरह थोड़े से फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं सेल्स ऐसे। उसके बाद जब ये सेल थोड़े से अरेंज होते हैं, जो दरमियाना पोर्शन है यॉक और इस दरमियाने पोर्शन के दरमियान में एल्ब्यूमिन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिससे दरमियान के जो सेल हैं और आप कह सकते हैं यॉक के दरमियान में सेपरेशन हो जाती है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं ये थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं ऐसे। यानी दरमियान में क्या आ गई है, एल्ब्यूमिन आ गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेपरेट। यहाँ कुछ सेल्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, एल्ब्यूमिन यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अब ये जो सेल्स के और इसके दरमियान में कैविटी बनी है इसको हम कहते हैं ये सेगमेंटेशन कैविटी है, सेगमेंटेशन कैविटी। ये इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लास्टोसील। इसको ब्लास्टोसील भी कहा जाता है। तो मोरूला थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टुला की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें कैविटी बनना शुरू होती है, जिसको सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील कहा जाता है। अच्छा, ये जो इस ब्लास्टोसील के ऊपर कैप है, इस जो सेल्स की बनी हुई कैप बन गई है, अब इसको हम कहते हैं ये ब्लास्टोडर्म है ये। यानी यहाँ प्रॉपरली लेयर नज़र आना शुरू हो जाती हैं प्रॉपरली, यानी मुकम्मल तौर पे जो हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म वाली लेयर्स नहीं, लेकिन सेल ऑर्गेनाइज चुके होना शुरू हो गए। इस वजह से यहाँ मोरूला से बेहतर अंदाज में यहाँ लेयर्स नज़र आना शुरू हो जाती। तो ये जो लेयर ऑफ सेल्स है अबव द ब्लास्टोसील जो एक कैप की शक्ल में मौजूद है, इसको हम कहते हैं ये ब्लास्टोमेयर की लेयर्स को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो साइडों पे सेल्स हैं ये अभी तक अटैच हैं यॉक के साथ। इस वजह से ये जो अटैच जोन है इसको जोन ऑफ जंक्शन कहा जाता है, जोन ऑफ जंक्शन। तो अगर डिफरेंस आ जाए कि ब्लास्टुला और मोरूला में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इस सेगमेंटेशन कैविटी का है या ब्लास्टोसील का है कि हमारे पास ब्लास्टुला वो स्टेज है जिसमें एक प्रॉपर कैविटी बनना शुरू हो जाती है, जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है, उसको हम ब्लास्टुला की स्टेज कहते हैं। जो कॉम्पैक्ट मैस है, पैक्ड मैस ऑफ द ब्लास्टोमियर या न्यू सेल्स, इसको मोरूला कहा जाता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अगला जो डेवलपमेंट की स्टेज है हमने यहाँ से शुरू करनी है कि ब्लास्टुला के बाद अगली जो स्टेज आएगी गैस्ट्रुला कैसे बनता है। यानी गैस्ट्रुलेशन में फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स कैसे बनती है, उन लेयर से फिर वो जो हमारी जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है, एंडोडर्म है, वो किस तरह बनेंगी, उसको फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरह इसको याद करना है, जहन में रखना है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है या डेवलपमेंट ऑफ चिक का आर्टिकल है, ये आप कह सकते हैं ये इंटर रिलेटेड है। जैसे हमने डेवलपमेंट को डिफ़ाइन ये किया था कि इसमें एक स्टेप हमेशा दूसरे स्टेप की कंडीशन को प्रोड्यूस करता है, यानी वो स्ट्रक्चर, वो आप कह सकते हैं चीज़ें, वो आप कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है। तो इसी तरह इस टॉपिक को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि क्लीवेज समझ में आएगी तो मोरूला का पता चलेगा, मोरूला समझ में आएगा तो ब्लास्टुला का पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। इस वजह से ये लेक्चर पहले अच्छी तरह आप लोग सुनेंगे,
फिर अगले लेक्चर की तरफ आप लोग जाएंगे, तब जाके वो अगला जो लेक्चर है गेस्टुलेशन वाला, वो आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा। वैसे कोशिश तो मेरी ये होगी कि हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं, ताकि आपका जो एक लिंक है वो जुड़ा रहे। लेकिन वो चूँकि ब्रीफली होगा, ब्रीफली से चीज़ें समझ नहीं आती, इस वजह से इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो आज के लिए इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।